आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 कोआगुलेशन एंड ब्लीडिंग डिसऑर्डर। डिसऑर्डर क्या होता है? डिसऑर्डर मीन्स पैथोलॉजी मतलब बीमारी। तो ब्लीडिंग के टाइम पे क्या बीमारी होती है या कोआगुलेशन के टाइम पे, ठीक है। बीमारी पढ़ने से पहले हम हेल्दी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देखते हैं। कोआगुलेशन क्या होता है? यहाँ पे लिखा हुआ है कोआगुलेशन इज प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा एंड डजंट रिक्वायर प्लेटलेट्स और आरबीसी। इसका मतलब ये है कि कोआगुलेशन जो है किसकी प्रॉपर्टी है? प्लाज्मा की प्रॉपर्टी है। और कोआगुलेशन के लिए कंपलसरी नहीं है कि वहाँ पे प्लेटलेट्स और आरबीसी हो ही। आरबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं तो कोआगुलेशन को और स्ट्रांग बना देते हैं, मजबूत बना देते हैं, ठीक है। लेकिन कंपलसरी नहीं होते हैं, क्योंकि जब भी हम प्लाज्मा लेंगे, प्लाज्मा में कोआगुलेशन फैक्टर को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो वहाँ पे क्लॉट हो जाएगा, कोआगुलेशन हो जाएगी, ठीक है। इसका डेफिनेशन और मैं बता दूं कि कोआगुलेशन जो है वो सेकेंडरी प्रोसेस होता है ना क्लॉटिंग का टाइम पे, ठीक है। एनीवे हम इसका डेफिनेशन देखते हैं कि कोआगुलेशन क्या होता है। कोआगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं। उस रिएक्शन में क्या होता है? जो भी सोल्यूबल फाइब्रिनोजेंस होते हैं, और ये फाइब्रिनोजेंस कहाँ बनते हैं? हमारे लीवर में बनते हैं। तो जो भी लीवर में बना हुआ फाइब्रिनोजेन है जो सोल्यूबल है, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? इनसोल्यूबल फाइब्रिन फिलामेंट्स में या स्ट्रैंड में। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कोआगुलेशन बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है। अब प्लेटलेट्स देखते हैं। वैसे हम बाद में बात करेंगे कि प्लेटलेट्स का डेफिनेशन क्या है, उसके शेप एंड साइज और उसके स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे से बना करके उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे, ताकि वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए हम ओवरव्यू के लिए देख लेते हैं। एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल है। एक्चुअली ये सेल नहीं है, क्योंकि बडिंग की वजह से ये बनता है, राइट। लेकिन ये क्या करते हैं? इसमें कंटेनिंग होते हैं सभी भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं, लेकिन इसमें ये विदाउट एनी न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। जिस तरीके से हमारे आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक वैसे ही प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। साइज की बात करें तो इसका जो साइज होता है 2 to 3 माइक्रॉन्स होता है, और आरबीसी का साइज आपको पता है 7 to 8 माइक्रॉन्स होता है। यानी हम एक आरबीसी ले और एक आरबीसी में कितने प्लेटलेट्स आ सकते हैं? 3 आ सकते हैं, मोटा मोटी बात करें तो, ठीक है। एनीवे आगे कोआगुलेशन के बारे में, डिसऑर्डर के बारे में पढ़ने से पहले कोआगुलेशन मैंने बताया कि क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पे कट हुआ, कट लगने के बाद से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। ब्लीडिंग स्टार्ट होने के बाद कुछ टाइम के बाद क्या होगा? यहाँ पे क्लॉट हो जाएगा, क्लॉटिंग हो जाएगी, अब ब्लड रुक जाएगा। ये एक नेचुरल फेनोमेना है, हमारी बॉडी का नेचुरल फेनोमेना जो हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये होता आया है हमारे दिमाग में कि ठीक है, हम तो बाद में पढ़ेंगे कि क्लॉटिंग क्यों नहीं हो रही है, बाहर बॉडी के बाहर कटने के बाद क्लॉटिंग क्यों नहीं हो रही है, उसी को हम लोग कोआगुलेशन एंड ब्लीडिंग डिसऑर्डर बोलते हैं। लेकिन वो पढ़ने से पहले हमें ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो अपने स्टेट को, अपने नेचर को, यानी ब्लड का जो नेचर है वो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी को मेंटेन कैसे करता है, अपने लिक्विडिटी जो नेचर है उसको रिटेन कैसे करके रखता है। मतलब हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो क्लॉट क्यों नहीं बन जाता है, कोआगुलेशन क्यों नहीं हो जाती है, कटने के बाद ही कोआगुलेशन क्यों होता है, ये एक क्वेश्चन है। और उस क्वेश्चन का आंसर यदि हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो हमें इसके डिसऑर्डर पढ़ने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं, जो मेरा क्वेश्चन था कि हमारा जो ब्लड है वो क्यों लिक्विड फॉर्म को मेंटेन करके रखता है। उसमें हमारा जो हेल्दी एपिथेलियल सेल, अभी देखते हैं, ये कोई भी ब्लड वेसल है और ब्लड में 3 होता है, आपका लेयर पता ही होगा, ठीक है। हम फिलहाल यहाँ देखते हैं कि ये हमारे एपिथेलियल लाइनिंग है, ठीक है। एपिथेलियल लाइनिंग बोले तो आपका हेल्दी की बात मैं बोल रहा हूँ, ये बात हमेशा माइंड में रखिए, मैं हेल्दी की बात बोल रहा हूँ, ठीक है। हेल्दी एपिथेलियल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हेल्दी जो एपिथेलियल होता है वो 4 तरीकों से, कितने तरीके से? 4 तरीकों से ब्लड को उसके लिक्विड फॉर्म में बने रहने में हेल्प करता है। पहला क्या है? आपका NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, और इसी के साथ में हम क्या करते हैं? एडिपेज, ठीक है, ये एंजाइम है, ठीक है। और साथ में क्या है? प्रोस्टासाइक्लिन, ठीक है। ये 3 चीज़ें है इसके, और ये कैसे काम करते हैं हम अभी पढ़ेंगे। पहले हम लिस्ट बना दे रहे हैं, ठीक है, कि कैसे जो हमारा नॉर्मल या हेल्दी एपिथेलियल है वो कैसे बनता है। पहला तो ये बनाता है। दूसरा क्या करता है? वो आपका हिपेरॉन सल्फेट को एक्सप्रेस करता है। कैसे करेगा हम आगे देखेंगे। तीसरा हम देखते हैं कि ये क्या करता है। तीसरा क्या करता है? ये हमारा जो है वो थ्रोम्बोमोडुलिन को एक्सप्रेस करता है। चौथा क्या करता है? वो चौथा जो है वो हेल्दी एपिथेलियल सेल वो क्या करता है? एक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है TPA, और TPA का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको टिश्यू प्लाज्मिनोजेन
एक्टिवेटर। ठीक है, अब हम एक ही करके देखते हैं कि किस तरीके से जो हमारा एपिथेलियल सेल है वो ब्लड के फॉर्म में यानी लिक्विड फॉर्म में बॉडी के अंदर कैसे मेंटेन करके रखता है। ठीक है, पहले हम बात करेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड, एडीपेज और आपका प्रोस्टासाइक्लिन के बारे में। ये क्या करता है, जैसे हमने यहाँ पे लिख रखा है कि ये जो हेल्दी एपिथेलियल सेल है वो क्या करता है कि इसके अंदर कैपेसिटी होती है, कैपेबल ये रहता है कि ये रिलीज करे नाइट्रिक ऑक्साइड को और प्रोस्टासाइक्लिन को और एडीपेज को। ये क्या करते हैं, ये एंटी प्लेटलेट्स होते हैं। एंटी प्लेटलेट्स का मतलब प्लेटलेट्स से इसकी बड़ी दुश्मनी होती है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जब भी रिलीज हो जाते हैं, किसकी वजह से रिलीज होते हैं, हेल्दी एपिथेलियल सेल की वजह से रिलीज होते हैं। और रिलीज होने के बाद ये क्या करते हैं, जो प्लेटलेट्स होते हैं, मान लीजिए इसके अंदर प्लेटलेट्स मूव कर रहा है, इन प्लेटलेट्स को इनकी दीवारों पे चिपकने के लिए क्या करते हैं, मना करते हैं, अलाउ नहीं करते हैं, जिसकी वजह से अब मान लीजिए प्लेटलेट्स यहाँ पे चिपकाएगा नहीं तो क्लॉट जो प्लगिंग नहीं बनेगा तो ब्लड क्लॉट नहीं होंगे, आगे का रिएक्शंस नहीं होगा और ये ब्लड क्या होगा, अपने नॉर्मल लिक्विड फॉर्म में पूरी बॉडी में या मैंने सर्कुलेशन सिस्टम में क्या करेगा या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या करेगा, रन करता रहेगा, मूव करता रहेगा, सर्कुलेट करता रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया कि ये कैसे काम करते हैं। दूसरा जो हमारा क्या था, हेपेरोन सल्फेट। अब हेपेरोन सल्फेट कैसे हेल्प करता है, ये क्या करता है, जो हमारा हेल्दी एपिथेलियल सेल है वो इनहिबिट कर देता है बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिनको वो प्रोटीन जो कोगुलेशन प्रोसेस में भाग लेने वाले थे उनको सप्रेस कर देता है, इनहिबिट कर देता है। इनहिबिट कैसे करता है, ये क्या करता है कि हेपेरोन सल्फेट को एक्सप्रेस करता है और एक्सप्रेस करने के बाद क्या करता है, वो हेपेरोन सल्फेट जो होता है वो बाइंड कर लेता है। किसके साथ बाइंड करता है, ये हमारा है एंटी थ्रोम्बिन थर्ड, इसके साथ बाइंड कर लेता है। जब ये इसके साथ बाइंड कर देता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है और जब ये एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिवेट क्या होता है, एंटी थ्रोम्बिन जो है 3 ये एक्टिवेट हो जाएगा। और आपको पता है कि जब एंटी थ्रोम्बिन थर्ड एक्टिवेट हो जाता है तो ये क्या करेगा, सप्रेस करने लगता है, इनहिबिट करने लगता है, किसको, थ्रोम्बिन को। साथ ही साथ जो एक्टिवेटेड जो फैक्टर है, क्लॉटिंग फैक्टर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो फैक्टर क्लॉटिंग फैक्टर 10 और क्लॉटिंग फैक्टर 9 को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, सप्रेस कर देता है, उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से क्लॉटिंग जो है, क्लॉटिंग का जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है वो नहीं होता है। क्योंकि आपको पता है कि फैक्टर 9 और फैक्टर 10 जो है वो कोगुलेशन में मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो हमने 2 देख लिया। ठीक है, ए और ये देख लिया। अभी हम तीसरा देखते हैं कि थ्रोम्बोमोडुलिन कैसे काम करता है। जो हमारा एपिथेलियल सेल है या एपिथेलियल की जो वाल हैं वो क्या करती हैं, थ्रोम्बोमोडुलिन नाम का एक मॉलिक्यूल को एक्सप्रेस करती हैं एपिथेलियल सेल। वो क्या करता है, वो बाइंड करता है, वो किससे बाइंड करता है, वो थ्रोम्बिन से बाइंड करता है। ठीक है, थ्रोम्बिन से बाइंड करने के बाद से क्या करता है, ये एक्टिवेट कर देता है प्रोटीन को, जिसको बोलते हैं सी प्रोटीन को। बेसिकली एक्टिवेटेड जो सी प्रोटीन होता है वो क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। किसको डिस्ट्रॉय करता है, जब भी हम थ्रोम्बिन को एक्टिवेट कर दिए और एक बार थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने के बाद से ये क्या करेगा, प्रोटीन सी को एक्टिवेट करेगा। जब भी प्रोटीन सी एक्टिवेट हो जाएगा तो ये क्या कर सकता है, इसके अंदर कैपेसिटी होती है, ये डिस्ट्रॉय करता है किसको, क्लॉटिंग फैक्टर 5 और फैक्टर 8 को। वैसे तो फैक्टर 5 और फैक्टर 8 जो है डायरेक्टली कोगुलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन इनकी मौजूदगी में ही आगे का रिएक्शन होता है, तो इनका होना भी क्या है, लाजमी है, ज़रूरी है। इसकी वजह से क्लॉटिंग जो प्रोसेस है, कोगुलेशन की जो प्रोसेस है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो जाहिर सी बात है, जब ये फैक्टर डीएक्टिवेट हो गए तो हमारा बॉडी में जो है ब्लड का जो लिक्विडिटी है वो मेंटेन रहती है। चौथे आप रीजन की बात करें, चौथे का कारण जो है उसको बात करते हैं, कैसे हमारा जो हेल्दी एपिथेलियल सेल है वो क्या करता है, एक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करता है, जिस सब्सटेंस का नाम हमने अभी यहाँ पे लिखा होता है टीपीए। ठीक है, वो क्या है, टीपीए का क्या फुल फॉर्म होता है, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। ये क्या करता है, जब ये एक बार सब्सटेंस को प्रोड्यूस कर देता है हमारा हेल्दी एपिथेलियल सेल, उसके बाद से ये कन्वर्ट कर देता है अनदर प्रोटीन को जो हमारी लीवर से आ रहे थे। कौन सा, एक लीवर से प्रोटीन आ रहा है जिसका नाम है प्लाज्मिनोजेन। ये जेन जब भी लगा होता है इनएक्टिव फॉर्म में है, तो लीवर ने इनएक्टिव फॉर्म में इसको दिया। ये प्लाज्मिनोजेन क्या हो गया, रिलीज आ रहा था हमारा किससे, लीवर से। लीवर से आने के बाद से इसको जो टीपीए है, टीपीए ने क्या कर दिया, प्लाज्मिनोजेन को कन्वर्ट कर दिया
प्लाज्मिन में, ठीक है। अब जब ये प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर देता है तो प्लाज्मिन के अंदर कैपेसिटी होती है, प्लाज्मिन के अंदर पावर होता है कि ये क्या करेगा, आपका जो ये इसका मुंह बना रहा है कैंची है, इसलिए क्या करेगा, इसमें जो भी फाइब्रिन है, फाइब्रिन आपको पता है फाइब्रिन फिलामेंट क्या होते हैं, धागे नुमा पीला कलर का होता है, यही क्या करता है क्लॉटिंग को सॉलिड बना देता है और फाइनल प्रोडक्ट कन्वर्ट कर देता है किसको, कोगुलेशन में, ठीक है। तो ये फाइब्रिन को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है, उसे काटना स्टार्ट कर देता है। जब फाइब्रिन ही ना ही रहा तो क्लॉटिंग आगे नहीं बनेगी, जो भी क्लॉटिंग बना है वो प्राइमरी बना है और प्राइमरी क्या होगी, डिस्ट्रॉय होती रहेगी, क्योंकि जब तक सेकेंडरी नहीं बनेगा, सेकेंडरी परमानेंट होता है, सेकेंडरी किसकी वजह से बनता है, फाइब्रिन की वजह से बनता है, फाइब्रिन नहीं बना जिसकी वजह से सेकेंडरी कोगुलेशन नहीं हुआ, कोगुलेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हुआ, और जो प्राइमरी प्लग होता है क्लॉटिंग का वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा है कि जो हमारा हेल्दी एपिथेलियल सेल है वो इन 4 तरीकों से ब्लड को लिक्विड फॉर्म में बने रहना और हमारे सर्कुलेशन में मूव करना लिक्विड के फॉर्म में, इसको रिटेन करके रखता है, इसका हेल्प करके रखता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से, जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर हम आएंगे कि कोगुलेशन और ब्लीडिंग डिसऑर्डर क्या होते हैं। इसका मतलब कि जब हमने क्या पढ़ा, अभी हमने देखा कि जो हमारे एपिथेलियल सेल है और एपिथेलियल जो वाल रहते हैं ब्लड वेसल की, वो जब हेल्दी होती हैं तो कैसे अपने काम को करती हैं और काम को करने के बाद जो ब्लड है उसकी लिक्विडिटी को मेंटेन करके रखती हैं। लेकिन जब ये इंजर्ड हो जाए तो क्या होगा, जब हम पंक्चर हो जाए तो क्या होगा, जब हम यहाँ पे कट लग जाएगी उस टाइम पे क्या होगा, राइट। उस टाइम पे जो इसका बिहेवियर है हमारा एपिथेलियल सेल्स का, एपिथेलियल टिश्यूज का या एपिथेलियल वाल का, वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। इसके चेंज होने की वजह से ही जो डिसऑर्डर्स आते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो हम अगला वीडियो में देखेंगे कि कैसे हमारा जो इंजर्ड एपिथेलियल सेल है वो बिहेव कैसे करता है, ठीक है। क्योंकि हेल्दी एपिथेलियल सेल कैसे बिहेव करता है हमने देख लिया, ठीक है। तो इसलिए अभी हमने प्लेटलेट्स की बात नहीं करी, अभी हमने कोगुलेशंस की बात नहीं करी है। अभी हम किस पे चर्चा कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एपिथेलियल सेल की बात कर रहे हैं कि एपिथेलियल सेल हेल्दी होगा तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, एपिथेलियल सेल जो है इंजर्ड हो जाएगा, उसमें इंजरी आ जाएगी तो वो बिहेव कैसे करेगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।